नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य के मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर राजबाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। नारी सशक्तिकरण, स्वावलंबन और सुशासन का प्रतीक लोक माता अहिल्या होलकर को समर्पित मंत्रिपरिषद की इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कैलाश विजयवर्गीय जी जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि देवी अहिल्या की 300वीं जयंती पर 21 से 31 मई तक कई कार्यक्रम हैं। नरसिंहपुर में 26 से 28 मई तक किसान समागम होगा। इससे कृषि आधारित उद्योगों पर चर्चा होगी और ऑर्गेनिक व प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में कई ऐसे प्रावधान हैं जो नंबर 1 में नहीं थे। अब मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता कार्यक्रम फिर शुरू हो रहा है। इसके साथ ही 277 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। स्वच्छता भारत मिशन में नई मशीनरी व कचरा गाड़ी खरीदने के लिए भी प्रावधान है। ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमाओं के आसपास सनातन परंपराओं के विकास के लिए 2100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। होलकर राजा यशवंत राव ने एमवाय अस्पताल बनवाया था। सेंट्रल इंडिया के लिए गरीब और मध्यम वर्गीय के लिए बड़ा तोहफा देते हुए इस हॉस्पिटल के लिए 773 करोड़ रुपए देने का ऐलान हुआ है। रीवा के जिला अस्पताल को 321 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में आज जो निर्णय लिए गए हैं, यह एक नई इबारत लिखेंगे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार विकास के साथ साथ विरासत को भी संभालने की कोशिश कर रही है और उसी कड़ी में यह राजबाड़ा में जो लोक माता उनकी जो पुराना स्थान था, वहाँ राजबाड़ा में आज कैबिनेट की है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले माननीयों का क्या कहना है ये आपको दिखाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2047 में विकसित भारत के लिए काम कर रही है। उसी के तहत तमाम योजनाएं बनाई जा रही है। जिस तरह से दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ा है और साथ ही भारत दुनिया की बड़ी ताकत बन के उभरी है। मिशन 2047 एक ऐसा लक्ष्य है जिससे भारत दुनिया भर में सबसे मजबूत ताकत बन के उभरेगा। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार भी 2047 तक प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाने की तरफ बढ़ रहा है। चाहे शहरों की योजनाएं हों, इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं हों या प्रदेश सरकार की अन्य भी गरीब कल्याण की योजनाएं 2047 तक की बात कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो हम ये समीक्षा करें कि इस प्रदेश ने क्या पाया क्या खोया। 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2047 की बात करती है। 2025 में क्या हाल है? क्या महिलाओं पर हुए अत्याचार कम हो गए? क्या भ्रष्टाचार कम हो गया? क्या महंगाई पर राहत मिली इस प्रदेश की जनता को? बहुत सारे वादे किए गए थे। मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से कि एक कैबिनेट इसके लिए भी बुला लीजिए कि पिछले 20 सालों के वादों का क्या हुआ। रोजाना लगातार वादे किए जा रहे हैं। मेरा सवाल ये उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर की मध्य प्रदेश में स्थिति में क्यों सुधार नहीं हो रहा? क्यों 20 महिलाओं के साथ प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है? महंगाई मध्य प्रदेश में आसमान छू रही है। नौजवान लगातार संघर्ष कर रहा है रोजगार के लिए। ये रोजाना समिट की बात करने लगते हैं। देखा आपने, क्योंकि भाजपा का अलग दावा है, कांग्रेस का अलग दावा है, लेकिन क्या डॉक्टर मोहन यादव जो कर रहे हैं वह एक नई इबारत लिखेगा विकास के नाम पर, और खासकर हमारी ऐसी शख्सियतें, ऐसे नाम जिनके नाम से इतिहास प्रदेश को एक नई दिशा देने की स्थिति में पहुंचा है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में अभी जो जुड़े हैं वो श्री योगेश गुप्ता जी जुड़े हैं। योगेश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस की तरफ से श्री आनंद जैन जी जुड़े हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ डॉक्टर नवीन आनंद जी जुड़ेंगे। हम जल्दी उनसे रूबरू होंगे। मैं सबसे पहले आनंद जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि योगेश जी, मेरा नाम डॉक्टर शिशिर उपाध्याय है और मैं पहले भी आपको लगातार बैठालता रहा हूँ डिबेट में। आप पूछ रहे थे एंकर कौन है, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय हूँ, आपका मित्र पुराना जी। शिशिर जी, आवेश में ना आए आप, अन्यथा ना ले। मैं हर कमोबेश हर चैनल पर बैठता हूं तो कई डिबेट में कई बार नए एंकर मिलते हैं। जी और मुझे मालूम नहीं था कि आपने एशियन न्यूज चैनल ज्वाइन कर लिया। बहुत लंबा समय हो गया। एशियन न्यूज पर आपके साथ बैठ रहा हूँ। मैं आपके साथ एशियन न्यूज पर पहली बार बैठा हूँ। ओके, बहुत दिनों से। हाँ, आज मेरी जानकारी में था नहीं। अच्छा जी, आवेश में ना, मैं आपको जानता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ जी। नहीं, आवेश की बात नहीं है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपके साथ पहले भी बैठा हूँ, हमारे पुराने मित्र हैं योगेश जी। जी आनंद जी, जो हुआ है, जैसा हुआ है,
क्या आपको लगता है कि कुछ अच्छा सकारात्मक काम में हम साथ खड़े हो सकते हैं, हम बता सकते हैं कि यह डॉक्टर मोहन यादव की बहुत अच्छी, बहुत बेहतर, बहुत अच्छी पहल है और इसमें हमको साथ में खड़े होना चाहिए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पिछले मुख्यमंत्री और वर्तमान के मुख्यमंत्री हमेशा घोषणावीर की तरह बात करते हैं जी। अगर ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा महिलाओं पे अपराध क्यों? जी ये प्रश्न उठता है। क्या महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट हुए हैं? जी क्या महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोई स्कीम में आज तक पिछले 20 सालों में या अभी वर्तमान में 1.5 वर्षों से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं जी तो महिला उत्पीड़न का रेप केस, महिला उत्पीड़न केस, ऐसे कई तमाम पहलू हैं जिसपे सरकार विफल रही है। जी तो आप बजट कितना भी बना लीजिए, इम्प्लीमेंटेशन आपके पास नहीं है। जी गृह मंत्रालय आपसे नहीं संभल रहा है, कानून व्यवस्था आपसे नहीं संभल रही है। अगर आप महिला सशक्तिकरण और अहिल्या माता की नगरी में जहां आप राजबाड़ा पे आप कैबिनेट मीटिंग कर रहे हो, उस राजबाड़ा की दुर्दशा तो देखिए कि वहाँ लोक माता अहिल्या माता का फोटो भी ठीक से नहीं लगा है। ये कल के न्यूज़पेपर की न्यूज है। तो आप बताइए कि जहां आप कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं, उनके सम्मान में कार्यक्रम कर रहे हैं, उनका फोटो और उनका जो स्थान है वो आप ठीक नहीं कर पा रहे 20 सालों से। तो महिला उत्पीड़न की बात, महिलाओं के बजट की बात हो गई। किसानों की जो एमएसपी डबल करने का वादा था वो आज तक नहीं हुई, तो किसानों के साथ भी फिर धोखा कर रहे हैं। कैबिनेट की मीटिंग पिछले 20 वर्षों से कर रहे हैं। शिवराज सिंह जी ने भी एमएसपी को डबल करने का कहा था, कहाँ है? युवाओं को बेरोजगार के लिए प्रोविजन किया था, वो कहाँ है? तो ये सब पुराने एजेंडों के साथ नया चेहरा उसको पहनाकर, नया आईना बनाकर उसको पेश किया जा रहा है जनता के सामने, और पूरे देश को ये बताया जा रहा है, पूरे प्रदेश को, कि हम कैबिनेट की मीटिंग अहिल्या माता के सुशासन की बात कर रहे हैं। तो सुशासन तो इस पूरे प्रदेश में किसी भी रूप में दिखता नहीं है। भ्रष्टाचार के रूप में मंत्री उसमें सम्मिलित हो रहे हैं जी। देश के अपमान करने वाले मंत्रियों के पास कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये किस सुशासन की बात कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता। और सकारात्मक पहलू ये है कि जो कर रहे हैं वो उनकी मर्जी है, वो तो करेंगे, पर हमारा ये कहना है कि आज तक इम्प्लीमेंटेशन के लिए सरकार फेल रही है। नहीं आनंद जी, इस तरीके की कैबिनेट पूर्व मुख्यमंत्री आज से कुछ साल पहले जब वो मुख्यमंत्री बने थे 15 महीने, तो वो भी किया करते थे बाहर। उन्होंने भी बाहर कैबिनेट की है, वो तो अपने गृह जिले में लेके चले गए थे कैबिनेट। बाहर करना अलग बात है, और जो अहिल्या माता के सुशासन की जो बात कर रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन ये कर रहे हैं मीडिया में, हाँ। तो सुशासन है कहाँ आपकी सरकार में? हाँ। अहिल्या माता का आप नाम क्यों खराब करना चाहते हैं? आप अहिल्या माता की सांस्कृतिक धरोहर को कैसे बढ़ाएंगे? अहिल्या माता तो पूरे विश्व में फेमस है, इंदौर पूरे विश्व में माना जाता है। आप क्या यहाँ पे मीटिंग करके आप बताना चाहते हैं? चलिए आनंद जी, हम आपके पास आएंगे एक और जी, मैं आपके पास आऊँगा। मैं योगेश जी आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास जाएं, उसके पहले आपसे जानना चाहते हैं कि यह हर सरकार करती है। इसके पहले जब माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उसके पहले कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, और अब डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। ये होता है, इस तरीके से किया जाता है, क्षेत्रीय स्थानीय उसको प्रमुखता देने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रही है? देखिए शिशिर जी, दरअसल कैबिनेट की बैठक बाहर होना कोई नया विषय नहीं है जी, परंतु यदि ये देखा जाए कि उस कैबिनेट की बैठक के लिए अतिरिक्त व्यय हो रहा है तो विचारणीय प्रश्न बनता है जी, क्योंकि बैठक सामान्यतः होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उसकी सज्जा पर जो व्यय हुआ है वो जरूर आपत्तिजनक है। उस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि अहिल्या माता की यदि नगरी में आप पहुंच रहे हैं, बेशक पहुंच करके उनकी आदर्शों की आपके अंदर अनुभूति दिखना चाहिए और उस पर होना भी चाहिए। कैबिनेट का स्थान पर जाना, उस स्थान पर जाके बैठक करना वो नहीं गलत है, लेकिन यदि उस पर खर्च हो रहा है तो उस पर सोचना चाहिए। रहा सवाल जिस विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की या मोहन सरकार की जो कैबिनेट हो रही है, वो विषय अच्छे हैं,
2047 को फोकस में रखते हुए रखे गए विषय हैं और मध्य प्रदेश के उद्धार के लिए, मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए, जनता के भविष्य के लिए वो विषय यदि अच्छे रखे गए हैं तो मैं समझता हूं उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। हमें विरोध करना है कांग्रेस को, इसलिए विरोध करें ये कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि उसमें एजेंडे ठीक ठाक रखे गए हैं और मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी, राजधानी जिसको कहा जाता है मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर से यदि इस विषय को उठाया जा रहा है, जिन बिंदुओं का आपने अभी अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया, मैं समझता हूं ये एप्रिसिएशन के लायक है। रहा सवाल जो कमी पेशी है, तो वो चूंकि वो विपक्ष में है, उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन ये जरूर है सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगली जब भी कैबिनेट की बैठक कहीं अन्यत्र करते हैं तो चूंकि वल्लभ भवन बहुत पैसा खर्च करके बनाया गया जनता के गाढ़े खून पसीने से, तो वहां पर बैठक यदि नहीं कर रहे हैं, अपन कहीं अन्यत्र ले जा रहे हैं, तो उस पर उतना खर्च ना करें जितना इस बार किया गया है, ये जरूर ध्यान में रखें। बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर के कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ जनता के कल्याण के लिए है। और जिस स्थान से माँ अहिल्या आती हैं उसकी 300वीं जयंती का वर्ष है, तो मैं समझता हूं कि वो बहुत अच्छे विषय उठाए गए हैं और 2047 को फोकस में रख के किया गया है, तो अच्छे प्रशंसा योग्य विषय है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ माननीय योगेश गुप्ता जी हैं। योगेश जी, आपने अभी दोनों की बात सुनी, आनंद जैन साहब की भी और नवीन जी की भी। आपको क्या लगता है कि अच्छे काम, सकारात्मक काम एक पूरे प्रदेश को दिशा देते हैं, और खासकर जैसा माँ अहिल्या के बारे में कहा जाता है, उनके होलकर साम्राज्य के बारे में कहा जाता है, और जिस तरीके से इंदौर की एक पहचान बनी थी और इस राज परिवार ने एक बहुत अच्छा शासन किया था, तो उस जगह से कैबिनेट से एक अच्छा मैसेज जाएगा कि सरकार जो माँ अहिल्या की जिस तरीके से, होलकर साम्राज्य की जिस तरीके की नीतियाँ थी, उस दिशा में आगे बढ़ रही है। देखिए शिशिर जी, मैं दोनों साथियों के कमोवेश एक एक पॉइंट का उत्तर जरूर देना चाहूंगा। जी बताइए। एक, जैसा कि आदरणीय पत्रकार नवीन जी ने आय व्यय के संतुलन को लेकर बात कही, तो निश्चित रूप से प्रत्येक सरकार का यह दायित्व होता है कि वो आय व्यय के संतुलन को मैनेज करते हुए अपने विकास के रथ के पहिए को आगे बढ़ाए। एक बात। दूसरा प्रश्न उन्होंने उठाया कि कांग्रेस विपक्ष में है तो विरोध करती है, तो हास्यास्पद बात यह है शिशिर जी कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी न्यायोचित ढंग से नहीं कर रही। जितने भी कांग्रेस प्रवक्ताओं के साथ मैं बैठता हूं या उनकी बाइट चैनलों पर चलती है, सिर्फ 3-4 चीजें उनको रटी रटाई आती हैं, महिला अत्याचार, महिला अपराध, ये वो, लेकिन टू दी पॉइंट जो आज का विषय है उस पर ना तो कांग्रेस के प्रवक्ता की कोई बाइट आई, ना यहाँ बैठे हुए महोदय आनंद जैन ने कोई रोशनी डाली। उसका कारण है तैयारी नहीं करके आते हैं, पढ़ के नहीं आते हैं, पॉइंट को पिकअप नहीं करते, बस जो टाइम पास करने आ गए और 4, 6, 8, 10 चीजें जो हर डिबेट में पिछले 10 सालों से 20 सालों से बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में अप्रासंगिक हो चुकी है। रही बात विकसित भारत 2047 के मद्देनजर, मध्य प्रदेश को भी विकास के चारों ओर तरीके से जो डॉक्टर मोहन यादव अपने सतत प्रयासों के माध्यम से, जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है तब से उज्जैन रीजनल इन्वेस्टर समिट से लेकर और GIS 2025 मार्च तक का जो सफर उनका रहा है, उसके लिए उन्होंने न केवल अथक प्रयास किए बल्कि गंभीरता से काम किए, साथ में प्रमुख सचिवों को लेकर बैठे हैं और फौरी तौर पर जो रीजनल समिट के माध्यम से निवेश आया था, छोटा सा एक आंकड़ा रखना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, उसमें 7 रीजनल इन्वेस्टर समिट में 4 लाख करोड़ का निवेश आया, 2 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर सृजन हुए। वहीं GIS के माध्यम से 30,77,000 करोड़ का निवेश आया और 13 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, और इसमें से 238 यूनिटों को 508 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है। इन यूनिटों का 12,700 करोड़ का निवेश हो चुका है अभी तक, मतलब 25% काम हो चुका जी। तो ये जो उस प्रश्न का जवाब है जो मेरे मित्र ने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, अब आंख के पड़े चश्मे की धुंध नहीं हटाओगे
तो आपको वो बीमारू और मिस्टर बंटाधार के समय का मध्य प्रदेश ही नजर आता रहेगा। तब ना बिजली होती थी, ना सड़क होता था, ना पानी होता था। आज हम बिजली, सड़क, पानी के मामले में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आज हमारा देखो एयर कनेक्टिविटी हमारे 4 बड़े महानगरों को जोड़ चुकी है और नए शहर, नए जिलों को जोड़ा जा रहा है। तो लगातार हम सतत प्रयास की ओर अग्रसर है। महारानी अहिल्याबाई एक गौरवशाली इतिहास रहा है उनका, और उसके मद्देनजर मध्य प्रदेश की कैबिनेट अगर वहां आयोजित हो रही है तो इसलिए नहीं हो रहा कि खाली टाइम पास करने के लिए। उनकी 300वीं जयंती है तो हम उनकी सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजते हुए मध्य प्रदेश विकास के रथ पर कैसे आगे बढ़े, जिसका पूरा ड्राफ्ट कल के प्रमुख समाचार पत्रों में छपा था। मैं समझता हूं मेरे कांग्रेस के मित्रों ने नहीं पढ़ा, नहीं तो वो इस पर बात करते, बजाय महिला अपराध की बात करते हो तो महिला अपराधों के आंकड़ों में भी माननीय कमलनाथ जी के शासन के समय के जो आंकड़े थे और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के जो आंकड़े, उसमें काफी अंतर आपको स्पष्ट नजर आएगा। तो आप आंख खोलकर थोड़ा सा अध्ययन करें, ये निवेदन है मेरा हाथ जोड़कर। टाइम पास करने के लिए ना बैठा करें जी। आनंद बाकी हम 4 बड़े शहरों को भोपाल, इंदौर, उज्जैन को जोड़कर कॉरिडोर बना रहे हैं, और जो मेट्रोपोलियन सिटी प्रोजेक्ट जो प्राधिकरण का गठन हो रहा है, जिसके चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री होंगे, वो आज उसका एक स्वरूप आया है। और निश्चित रूप से जब इस पर काम चालू होगा, माननीय मुख्यमंत्री पूरी गंभीरता के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं। और 2028 के पहले जैसे ओंकारेश्वर में अपडेट उसका निर्माण होगा, जिसके लिए 2200 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। कुछ आंकड़े आपने अपनी रिपोर्टिंग में रखे, तो निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश की जनता को उत्साहित करने वाला है। हमारे युवाओं को रोजगार देंगे। इन्होंने बोला महिलाओं के उत्थान के लिए क्या किया। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 31 मई को इंदौर में, 2 लाख से ज्यादा महिलाओं की उसमें मीटिंग होगी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, और उसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर उसमें 100 सहायता समूह की माँ बहने और आंगनबाड़ी, ड्रोन दीदी। अब ड्रोन दीदी ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ ना। पिछले 55 सालों में कांग्रेस ने क्या किया देश में। तो चलिए आनंद जी से पूछ लेते, आनंद जी से पूछ लेते हैं। पहले का 55 साल का मध्य प्रदेश कांग्रेस के शासन का अंतर स्पष्ट है महोदय, आप खोलकर देखिए। बिल्कुल आनंद जी, जैसा योगेश जी ने कहा है, योगेश जी ने कहा कि आप 50 साल तक सत्ता में रहे, आपने ये सब विजन क्यों नहीं दिए? आप क्यों नहीं सरकार देश को और प्रदेश को विकास के राह पर आगे ले पाए? ये कांग्रेस का ही विजन है जो आज पूरे प्रदेश में नर्मदा के जल से लोग पानी पी रहे हैं। ये कांग्रेस का ही विजन है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें, पीथमपुर हो, आपका देवास हो जी, उसके अलावा आपका ये मंडी द्वीप हो, ऐसे बड़े बड़े सुपर कॉरिडोर जो इंडस्ट्री के बने हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल में बने हैं। आज जिस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ये राजीव गांधी जी की देन थी कि सुपर कंप्यूटर उन्होंने लाया और आप इस टेक्नोलॉजी से बैठ के आज बात कर रहे हैं। तो ये 55 साल की कांग्रेस के कार्य की 20 साल की कल्पना कैसे करेंगे? बड़े बड़े बांध कांग्रेस ने बनाए हैं, हरित क्रांति कांग्रेस ने की है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है, जिससे आज देश यहाँ तक पहुंचा है। और ये इस तरह की बैठ के एक बात कर रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि आप संदर्भ में बताइए, मध्य प्रदेश को क्या दिया कांग्रेस ने? मध्य प्रदेश को 55 सालों में क्या दिया? अरे आप मध्य प्रदेश को ही तो दिया है। जब आप जो बैठ के बात कर रहे हैं कांग्रेस की, सड़कें दे पाए, ना बिजली दे पाए, ना नर्मदा का जल तो आज पूरे प्रदेश में जा रहा है। वो नर्मदा की नदी को भाखड़ा जंगल बांध बनाकर बिजली का उत्पादन कराकर, ये कांग्रेस की देन है। आप तो शायद होंगे नहीं, या मैं भी नहीं होऊंगा उस टाइम। कांग्रेस ने जो दिया है इतनी बात कर पा रहे हैं। IIT दिए, IIM दिए, कमलनाथ जी के शासन में 15 महीने में कमलनाथ जी आरोप लगाते थे कि आरएसएस के लोग दिए हैं। बताइए, आपकी शिक्षा व्यवस्था तो लाचार है। आपके 80% स्कूल, सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। आपने स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, अस्पतालों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, आपने हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आपने इस देश की जनता को, चलिए क्या दिया? मैं आनंद जी आपके पास आऊंगा। आनंद जी मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आपने अभी दोनों आदरणीयों की बात सुनी, आपको क्या लगता है कि जो श्री योगेश गुप्ता जी ने कहा है कांग्रेस को अध्ययन की आवश्यकता है, यही इन्हीं मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक हो जाती है, तथ्यों के साथ बात करती है, और कांग्रेस के प्रवक्ता को चूंकि जानकारी ना होने का योगेश जी का आरोप है, नहीं आनंद जी मुझसे नाराज हो जाएंगे अभी, कि ये लोग अध्ययन कर नहीं आते हैं जी।
इसलिए देखिए ये बात, क्योंकि वो दोनों पक्ष विपक्ष की बात कर रहे हैं शिशिर जी, इसलिए हो सकता है कि वो एक दूसरे को छीटाकशी भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग निष्पक्ष तरीके से बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ना लिखना दोनों के लिए आवश्यक होता है, चाहे वे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो। तो यदि विपक्ष में आक्रामक हैं तो उन्हें पढ़ना भी जरूरी है और अपनी शैली को भी आक्रामक करना जरूरी है, क्योंकि सत्ता पक्ष का व्यक्ति तो अपनी बात कहेगा ही, और चूंकि उसके साथ पूरा सब कुछ एटमॉस्फेयर उसके पक्ष में होता है, ये भी तो वो पक्ष में है। अब यदि विपक्ष के व्यक्ति हैं तो उन्हें सत्ता पक्ष को घेरने के लिए ज्यादा तरीके से मार्केट से अध्ययन करना चाहिए, तथ्य के साथ प्रस्तुत होना पड़ेगा। अब यहाँ सवाल कैबिनेट को लेकर के हो कि प्रत्येक बिंदु पर, जैसे इसमें आपने देखा होगा एक जगह पॉइंट आया था कि मेट्रो, इंदौर और भोपाल की मेट्रो पर मोदी जी से अभी तक होने वाला उद्घाटन है। आप बताइए, भोपाल की मेट्रो तो आधी भी नहीं बन पाई है और केवल एक छोटा सा टुकड़ा बन पाया। इस पे क्यों नहीं विपक्ष ने उनसे बातचीत की या उस पर क्यों नहीं बोले? अभी इंदौर की मेट्रो की भी बात कर लेते हैं, तो इंदौर और भोपाल में मेट्रो का काम बहुत मंथर गति से चल रहा है। विपक्ष को इन मुद्दों पर बात करना चाहिए। इसी में आपने देखा होगा एक जगह जो कैबिनेट के प्रस्ताव जो गए हैं उसमें से किसान वाला एक मैटर भी है, कामकाजी महिलाओं का भी एक सब्जेक्ट है। तो ये जो विषय इन पे लेकर के अध्ययन के साथ जो कमी सरकार की है, देखिए सरकार में कमियां होती ही हैं और समीक्षा का काम जो होता है वह जनता जनार्दन का और विपक्ष का है। मीडिया तो करता ही है समय समय पर, आप और हम कर ही रहे हैं, लेकिन विपक्ष यदि इसको पढ़ेगा नहीं, देखेगा नहीं, तो वो किस तरह से सरकार को घेर पाएगा? उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बिंदुओं पर सरकार में अभी भी कमियां हैं, उनको आगे लाना चाहिए, जब भी तो वो परिपक्व हो पाएगा। लोकतंत्र का स्वभाव है, जब तक कमियां आप नहीं बताएंगे, सरकार उसको ठीक नहीं करेंगी, तो जनता को सर्वव्यापी कल्याण कैसे मिलेगा? बिल्कुल। मैं आनंद जी आऊंगा, योगेश जी के पास आना चाहता हूं। योगेश जी, आपने दोनों लोगों की बात सुनी, आपको लगता है कि विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है और आप अपना काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से विकास के साथ साथ विरासत को सहेजने का डॉक्टर मोहन यादव की सरकार काम कर रही है, उस पर विपक्ष उंगली उठाता है, तो यह क्या प्रदेश के विकास के हित में नहीं है? नहीं, देखिए शिशिर जी, मैं विपक्ष का जो सकारात्मक पहलू है, अगर उस उद्देश्य के साथ विपक्ष चैनल पर बैठकर आंकड़ों के माध्यम से अपनी बात आपके चैनल के द्वारा आपके दर्शकों तक अगर पहुंचा रहा है तो स्वागत करूंगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों जनप्रतिनिधियों, जो दोनों के जनप्रतिनिधियों को चुनने का जो अधिकार है वो जनता जनार्दन का है। वो जनता अपने क्षेत्र से जनप्रतिनिधियों को चुनकर इसलिए भेजती है कि हमारे क्षेत्र की विकास की बात करें। अब विषय से हटकर आप विषयांतर करके कहीं ना कहीं 60-70% मेरी बात पर मोहर लगाई आदरणीय पत्रकार महोदय ने, भले ही इनडायरेक्ट वे में लगा, धन्यवाद देता हूं मैं उनको, लेकिन मैं भी यही चाहता हूं कि कम से कम अगर आप जिस विषय पर बैठ रहे हैं उस विषय पर 5-8 बिंदु तो लेकर बैठे हैं। लगाते रहे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कांग्रेस खूब करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा काम मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, कर रहे हैं, उस काम की जो प्रोजेक्ट है, उस काम की जो रिपोर्टिंग है, वो आप मीडिया के माध्यम से निरंतर आपके भी समक्ष रख रहे हैं। मीडिया के हर कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया के प्रश्न उत्तर भी होते हैं, वो भी मीडिया भी अपना धर्म निभाती है, जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दों को उठाती है। तो देखिए फौरी तौर पर एक बहुत बीमारू और पिछड़े राज्य को हम एक विकसित राज्यों की श्रेणी में लेकर आए हैं। 2003 में, अगर 3 की बात इसलिए करूंगा कि 10 साल का शासन वही था आखिरी कांग्रेस का। कमलनाथ जी के 15 महीने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने केवल वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था और जनप्रतिनिधियों को चलो चलो किया। इसलिए 2003 के आंकड़े दे रहा हूं कि 2003 में हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ करती थी 3%, आज है 14.5% से ज्यादा। हमारी इकोनॉमी हुआ करती थी 7% के करीब, आज हम है 16% के करीब। हम देश की 16वीं राज्य हो गए हैं अर्थव्यवस्था के मामले में देश की। तो अर्थव्यवस्था भी हमारी बढ़ रही है, और जो कर्जा लिया है, जिसका आरोप लगाती है कांग्रेस कि मध्य प्रदेश को कर्जे में डुबो दिया, तो कर्जा लेकर हम घी नहीं पी रहे। हम कर्जा जो लिया है वो हमारी जीडीपी के अनुरूप, जैसा कि 3,75,000 करोड़ का बजट
अभी हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने पास किया था जुलाई 2024 में जी, उसकी जीडीपी के अनुरूप हम 3.5% तक कर्जा ले सकते हैं और हम अभी भी उस लिमिट के अंदर है और कर्जे की राशि बाकायदा तय समय पे चुकाई जा रही है, साथ में विकास के रथ के पहिए भी दौड़ाए। बिल्कुल योगेश जी काम कर रहे हैं और थोड़ा सा 2 साल का और धैर्य रखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की दिशा ही नहीं दशा बदल के रख देंगे। पूरी गंभीरता के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी काम कर रहे हैं। बिल्कुल योगेश जी, चूंकि समय की कमी है, हमारा उद्देश्य सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, वो जनता तक पहुंचाना है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है, भले इसके पहले दमोह में कैबिनेट हुई थी, इसके पहले जबलपुर में कैबिनेट हुई थी, और उद्देश्य स्थानीय विरासत को भी आगे बढ़ाना है। चाहे दमोह में जब हुआ था तो वहाँ की विरासत, सांस्कृतिक विरासत को, और जबलपुर में हुआ था, इसके पहले भी कई जगह हुआ था। तो प्रयास यही है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार यदि कर रही है तो उसमें ये डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी ने जो कहा है कि सकारात्मक मुद्दे पर विपक्ष की भूमिका विपक्ष को निभाना चाहिए, और कम से कम मुद्दों पर योगेश जी ने भी सलाह दी है कि कम से कम पढ़ लिख कर आए। हम कोशिश ये करेंगे कि जनता जवाब मांगती है, जनता विपक्ष से भी जवाब मांगेगी कि आपने क्या किया है, किन मुद्दों को आपने उठाया है, क्योंकि जनता के मुद्दे उठाने की जिम्मेदारी आपकी भी है, कांग्रेस की। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री योगेश गुप्ता जी, कांग्रेस के प्रवक्ता श्री आनंद जैन जी जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए एशियन न्यूज़ पर। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।